वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, हम एडमिशन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप कन्फेशन का टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज हम कन्फेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडमिशन और कन्फेशन दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो चाहे LLB हो, जुडिशरी हो या लॉ गेट का जो है वो हम सिनेरियो देख लें। ये दोनों टॉपिक्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब बात होती है कन्फेशन की। एडमिशन की डेफिनेशन QSO के अंदर मौजूद है, लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन QSO में मौजूद नहीं है। लेकिन एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि ऐसा समझ लें कि ये जो बॉक्स है ये जनाबे वाला ये एडमिशन है, ठीक है जी, ये बॉक्स एडमिशन है और इसका ये जो पोर्शन है ये कन्फेशन है। अब जितनी भी कन्फेशंस हैं वो एडमिशंस होंगी। अब कन्फेशन यहाँ के बजाय यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, वो होगी एडमिशन। लेकिन एडमिशंस जो हैं वो कन्फेशन नहीं हो सकते, क्योंकि कन्फेशन एडमिशन का एक पार्ट है, ठीक है जी। ऐसा समझ लें कि एडमिशन एक ब्रॉडर टर्म है और कन्फेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब दूसरी चीज़ ये ली जाती है कि कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में किया जाता है और एडमिशन सिविल केसेस में किया जाता है। यानी दोनों हैं इकबाल, इकरार किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मान लेने का नाम एडमिशन भी है और कन्फेशन भी है। लेकिन अगर सिविल केस में किसी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा तो वो एडमिशन होगा, और क्रिमिनल केस में किसी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा तो वो कन्फेशन कहलाएगा। अब ये हो गई जनाबे वाला, आप समझ लें कि कन्फेशन की तारीफ़, यानी किसी चीज़ को मान लेना क्रिमिनल साइड पे वो कन्फेशन है। अब सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 37 को देख लेते हैं। वो कहता है कि कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। कोई भी कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट किसी तरगीब के ज़रिए, किसी धमकी के ज़रिए या किसी प्रॉमिस के ज़रिए यानी किसी वादे के ज़रिए हो, व्हेन इर्रेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो ये कब इर्रेलीवेंट होगी? यानी कोई भी कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के ज़रिए ली गई हो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कब इर्रेलीवेंट होगी, गैर मुतल्लका होगी। अब इस आर्टिकल को, आर्टिकल 37 को हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग कन्फेशन, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कन्फेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हों। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो है ये कन्फेशन को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि जब भी कोई कन्फेशन होगी अदालत के सामने, लेकिन अदालत को ये लगेगा कि ये किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से जो है वो कन्फेशन की जा रही है, तो तब वो इर्रेलीवेंट होगी। यानी कन्फेशन रेलिवेंट है, लेकिन अगर उसमें इंड्यूसमेंट होगी, प्रॉमिस होगा या कोई थ्रेट होगा तो फिर वो जनाबे वाला इर्रेलीवेंट है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे से कत्ल हो गया। अब वो एक अमीर आदमी है, वो चाहता है कि मैं ना फंसूं। वो किसी गरीब बंदे को लेके आता है और कहता है कि भाई अदालत में जाकर तुम ये कन्फेशन दे दो कि ये कत्ल मैंने किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें भारी मुआवजा दूंगा, तुम्हारी जो है वो फैमिली को अच्छा घर दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। यानी वो दौलतमंद आदमी जो एक्चुअल में मर्डरर है, वो किसी गरीब बंदे को लालच देता है, प्रॉमिस करता है कि भाई ये फैसिलिटीज़ मैं तुम्हें दूंगा, जाकर तुम कन्फेशन कर दो। और अदालत के सामने वो जाकर कन्फेस कर देता है कि ये मर्डर मैंने किया है। तो अगर अदालत अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए ये तसव्वुर करती है कि ये प्रॉमिस के ज़रिए कन्फेशन किया जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि ये इर्रेलीवेंट है। और अगर वो कन्फेशन किसी थ्रेट के ज़रिए, किसी दबाव के ज़रिए, किसी गरीब बंदे को, किसी मजलूम बंदे को गन पॉइंट पे कहा जाता है, या कोई ऐसा उसको धमकी दी जाती है कि भाई तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, जाकर अदालत में कन्फेस करो, मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर कन्फेस नहीं करोगे तो मैं इसे मार दूंगा, यानी थ्रेट हुआ, तो फिर भी वो इर्रेलीवेंट होगा। यानी अदालत को अगर ये लगता है कि ये जो कन्फेशन हो रही है उसमें ये इन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अवेलेबल है,
तो वो जनाब वाला इररेलेवेंट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब फैक्टर्स इफेक्टिंग द कन्फेशन, तो आपने आर्टिकल नंबर 37 को ही डिफाइन करना है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 38, वो कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड इन एनी ऑफेंस। कोई भी ऐसा बंदा जो कि किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड है और वो किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती, यानी उसके अगेंस्ट नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर आप जनाबे वाला बाइक पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई नाका लगा हुआ है, पुलिस आपको रोक लेती है और आपसे पूछते हैं भाई किधर से आ रहे हो। आप डर के कोई क्राइम करके आ रहे हैं और आप डर के मारे बता देते हैं कि जी मैं वहाँ फलां जगह से ये क्राइम कमिट करके आ रहा हूँ, तो आपका ये जो कन्फेशन है, ये जो इकबाल है, ये आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर वो पुलिस जाकर अदालत में कहती है कि भाई इस बंदे ने हमें बताया है कि मैं ये क्राइम करके आ रहा हूँ, तो अदालत कहेगी ना भाई। आर्टिकल नंबर 38 QSO कहता है कि ऐसी कोई भी कन्फेशन जो कि पुलिस के सामने कोई एक्यूज्ड पर्सन करता है, तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती। ये है जी आर्टिकल नंबर 38। उसके बाद है 39, वो कहता है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड, किसी एक्यूज्ड का कन्फेशन वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस की कस्टडी के अंदर रहकर कोई एक्यूज्ड पर्सन करता है, तो वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी कत्ल के मुकदमे में मतलूब है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, आकर थाने में ले जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उससे पूछते हैं हाँ भाई बताओ ये कत्ल तुमने किया है या नहीं किया। वो बेचारा डर के मारे इकबाल कर लेता है, कन्फेस कर लेता है कि जी हाँ मैंने ये कत्ल किया है, हालांकि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। तो फिर अदालत के सामने पुलिस जाती है और कहती है कि भाई इसने तो कन्फेस कर लिया है, ये तो जनाबे वाला खुद मुजरिम है, ठीक है जी। तो अदालत कहेगी ना भाई, 39 QSO का आर्टिकल ये कहता है कि कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में अगर कन्फेशन करेगा तो उस कन्फेशन को उस बंदे के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 38 और 39 में सिर्फ यही फ़र्क है ये भी पुलिस के सामने और ये भी पुलिस के सामने। ये बग़ैर कस्टडी के हैं, यानी नॉर्मल हालात में अगर कोई कन्फेशन किसी डर के मारे या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप कर देते हैं कि आप कस्टडी में नहीं हैं लेकिन वैसे कन्फेस करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 38 उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप कस्टडी में हैं, आपको मारते पीटते हैं और डर के मारे आप किसी चीज़ को कन्फेस कर लेते हैं, तो जनाबे वाला वो उस चीज़ को 39 प्रोटेक्ट करता है। देखिए भाई, हमने सिर्फ जुडिशरी LLB और लॉ गेट को पास नहीं करना, हमने प्रैक्टिस भी करनी है, हमने अदालत में भी जाना है। तो अगर कोई ऐसा हमारे पास क्लाइंट आ जाता है जो कि पुलिस के सामने कोई क्राइम कमिट करने के बारे में कन्फेस कर चुका हुआ है, तो हम उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई? हमने इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि भाई पुलिस के सामने की गई कन्फेशन ही नहीं है, अगर है भी सही तो उसको उस बंदे के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भाई इन चीज़ों को, इन नुक्तों को हमने समझना है और आगे जाकर इम्प्लीमेंट कर देना है। सिंपल सी बात है, अगर हम LLB पास करने के लिए, जुडिशरी पास करने के लिए या सिर्फ लॉ गेट पास करने के लिए QSO को पढ़ रहे हैं, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कल को जज भी बन जाते हैं तो आपने फिर एक डमी म्यूज़ियम से लाई हुई डमी की तरह वहाँ पर ऑपरेट करना है, आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं आएगा। तो अब इम्प्लीमेंटेशन हमने बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क से ही सीखनी होती है। तो आर्टिकल नंबर 39 हो गया। अब देखें, ये 2 आर्टिकल हमने पढ़े हैं, ठीक है? आप समझें ज़रा, पुलिस कन्फेशन नहीं ले सकती, पुलिस की कस्टडी में दिया गया कन्फेशन किसी काम का नहीं है। ये है जी आर्टिकल नंबर 38 और ये है 39। अब अगर ये चीज़ें हैं तो फिर पुलिस का फ़ायदा क्या? फिर वो अरेस्ट ही ना करे जब उसने किसी मुलजिम से कोई चीज़ उगलवाने की जो है वो मजाज ही नहीं है, तो पुलिस अरेस्ट क्यों करती है? तो आर्टिकल नंबर 40 जो है ये इन दोनों की एक्सेप्शन है। समझें ज़रा बात को, आर्टिकल नंबर 38 और 39 की सिंगल एक्सेप्शन है जी आर्टिकल नंबर 40। अरेस्ट का मकसद क्या है? आर्टिकल नंबर 40 कहता है हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, कि अगर कोई कन्फेशन ही नहीं प्रूव कर सकती पुलिस, तो फिर कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रूव की जा सकती है?
आर्टिकल नंबर 40 भी क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, कि कितनी इंफॉर्मेशन को पुलिस जो है वो प्रूव कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये एक फैक्ट है। फैक्ट किस चीज़ के बारे में है? कत्ल के बारे में है। एक बंदा मुल्जिम है कत्ल का, ठीक है जी, वो पुलिस के जो है हत्थे चढ़ जाता है, पुलिस उसको मारती पीटती है और वो क्या कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, इकबाल कर लेता है उस जुर्म का कि भाई ये कत्ल मैंने किया है, ठीक है जी। अब ये कन्फेशन तो आर्टिकल नंबर 39 के तहत जनाब वाला ये उसके अगेंस्ट इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। और साथ ही वो कहता है कि मैंने इकबाल कर लिया है जी, मैंने ये कत्ल किया है, कन्फेशन करता हूँ। पुलिस पूछती है कि भाई किस चीज़ से मारा है, वो कहता है जी मैंने उसको चाकू से मारा है। पुलिस पूछती है चाकू किधर है, वो कहते हैं मेरे घर में फ़लाँ कमरे में फ़लाँ जगह पर मैंने छुपा के रखा हुआ है। पुलिस उस बंदे को लेकर जाती है, ठीक है, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो चाकू पड़ा हुआ है। पुलिस वो चाकू ले लेती है, ठीक है जी, माल मुकदमे में जमा करवा देती है और अदालत को जाकर बताती है कि इस बंदे ने एक तो इकबाल किया है और दूसरा इस बंदे ने हमें बताया है आला कत्ल के बारे में, ठीक है जी, आला कत्ल के बारे में बताया है जो कि हमने इससे रिकवर कर लिया है। अदालत कहेगी कि आर्टिकल नंबर 39 के तहत इसका इकबाल, यानी अदालत इस इकबाल को कैंसिल कर सकती है, लेकिन ये जो कत्ल के बारे में आला कत्ल की हद तक है, ये जनाब वाला इसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है कि आला कत्ल फिर कहाँ से आया था। यानी किसी एक फैक्ट का जो मुल्जिम है वो डिस्क्लोज़ करता है किसी दूसरे फैक्ट को, तो वो जनाब वाला रेलेवेंट होगा और वो उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। यानी एक फैक्ट है, उसका मुल्जिम है, उसको कन्फेस करता है तो वो नहीं है पुलिस की कस्टडी में, लेकिन किसी दूसरे फैक्ट को डिस्क्लोज़ करता है तो वो जनाब वाला उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें, एक बंदा किसी एक जुर्म में आया हुआ है, ठीक है, साथ ही किसी दूसरे फैक्ट को अगर वो डिस्क्लोज़ करेगा तो वो जनाब वाला रेलिवेंट होगा। अगर पुलिस उससे कोई दूसरा फैक्ट दरियाफ्त कर लेती है, जैसे उसने अभी आला कत्ल के बारे में बताया था, तो आला कत्ल की हद तक तो रेलिवेंट है, लेकिन अगर उसने कहा है कि कत्ल मैंने किया है पुलिस की कस्टडी में, तो वो जनाब वाला इर्रेलिवेंट है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, 39 QSO का आर्टिकल कहता है कि अगर ये कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने की गई है तो फिर ये रेलिवेंट है, इसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। यानी अगर कन्फेशन पुलिस के सामने है तो फिर वो अगेंस्ट प्रूव नहीं होगी, लेकिन अगर यही कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने है तो फिर ये काबिल कबूल होगी। अब पुलिस क्या करती है, उस बंदे को उठाते हैं, प्राइस कंट्रोलर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, वो बंदा उसके सामने इकबाल कर लेता है और प्राइस कंट्रोलर मैजिस्ट्रेट जो है उसका बयान रिकॉर्ड करके टाइप करके आगे भेज देता है। तो क्या ये भी कन्फेशन है? ना भाई, आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि ये जो मैजिस्ट्रेट है ये कोई प्राइस कंट्रोलर मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए जो जैसे किसी सरपंच को जनाब वाला कोई मिल जाता है चार्ज मैजिस्ट्रेट का। मैजिस्ट्रेट वो होना चाहिए जिसको CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट डिक्लेयर किया गया हो, या जो सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट है जिसके पास सेक्शन 30 CRPC की पावर्स हैं, वो बंदा, यानी सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट किया गया है, वो बंदा मैजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद होगा। और अगर कन्फेशन उसके सामने होगी तो वो काबिल कबूल है, अनलेस कोई कन्फेशन पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में या किसी दीगर बंदे के सामने कन्फेशन की गई है, वो इरेलीवेंट है और उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो आज के इस लेक्चर में हमने कन्फेशन पढ़ा, वो फैक्टर्स पढ़े जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं कन्फेशन को। उसके बाद हमने ये देखा कि पुलिस के सामने कन्फेशन की क्या वैल्यू है, और अगर कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में की गई है तो उसकी क्या वैल्यू है, और अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने की गई है तो उसकी क्या वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्फेशन का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कन्फेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक बोनस के तौर पर लेक्चर कन्फेशन और एडमिशन के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।